हेलो बच्चों, वेलकम टू जेपीजी सीरीज। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप सीख सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। बच्चों, आज हम जेई सीरीज में कंटिन्यू करने वाले हैं वेक्टर्स चैप्टर का कंसेप्ट वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, उसकी सारी प्रॉपर्टीज और उस पे बहुत सारे क्वेश्चंस। और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। आर यू रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, प्रीवियस कुछ सेशंस में हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट सीख चुके हैं, बट उसमें हम टू वेक्टर्स का ही मल्टीप्लिकेशन करते थे। बट अब बात आती है, अगर हमारे पास थ्री वेक्टर्स हैं, उनकी मल्टीप्लाई किस किस तरीके से हो सकती है। तो यहां पर हमारे पास ए बी सी वेक्टर्स हैं। अगर हम इनका डॉट प्रोडक्ट ले लें, कोई भी टू वेक्टर्स का, पहले ए डॉट बी, और दूसरा तरीका है कि क्रॉस ले लें, है ना, ए क्रॉस बी। तो ये हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट अलग अलग सेशंस में अच्छे से सीख चुके हैं। तो जब हम ए डॉट बी करते हैं, उस टाइम पे हमें मिलता है एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी लाइक 4, 5, 6 इस तरीके से मिलेगा। और उस 4, 5, 6 का अगर आप सी वेक्टर से फिर मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही चेंज होगा। ठीक है, तो वहां पर आप बोलोगे कि भाई ये तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो ये तो हमने फर्स्ट सेशंस में ही सीख लिया था। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कि भाई अगर सी वेक्टर है ना, उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा 6 सी वेक्टर, उसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है। बट जो ये क्रॉस प्रोडक्ट है ना, यहां से हमारे रिजल्ट बन सकते हैं अलग अलग, क्योंकि यहां पर ए क्रॉस बी करके हमें एक वेक्टर मिलता है। अब इस वेक्टर के साथ हम सी वेक्टर को डॉट भी करा सकते हैं, लाइक ए क्रॉस बी डॉट सी, और इसी के साथ हम क्रॉस भी करा सकते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, अब यहां से हमारे टू डिस्कशंस बनते हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो इसको बोलते हैं हम, जब हमने क्रॉस किया और बाद में डॉट किया, तो देखो यहां से हमें वेक्टर मिलेगा, फिर हम डॉट ले रहे हैं उसके साथ, तो फाइनली एक स्केलर क्वांटिटी ही मिलने वाला है। तो इसलिए इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और जो आज का हमारा डिस्कशन भी होने वाला है, टॉपिक का नाम ही है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्योंकि यहां से एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है और यहां पर वेक्टर के साथ हम दूसरे वेक्टर का क्रॉस ले रहे हैं, तो फाइनली हमें एक वेक्टर मिलने वाला है। तो इसको बोलते हैं हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्योंकि यहां पर ट्रिपल वेक्टर्स का है ना प्रोडक्ट हो रहा है और वेक्टर ही मिलेगा बाद फाइनली। तो आज हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आपके पास ए क्रॉस बी और उसके साथ सी ले लिया, या फिर बी क्रॉस सी कर लो, उसके साथ फिर ए के साथ डॉट ले लो। तो दोनों ही हमारे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हैं, जिनको हम डिनोट करते हैं कुछ इस तरीके से, बॉक्स के अंदर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर लिखे हुए हो, तो इसीलिए इसको है ना बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है तो बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। और यहां पर ए क्रॉस बी वेक्टर क्या है भाई? जो ए वेक्टर है बी वेक्टर है, उससे एक बनने वाला पैरेललोग्राम। ठीक है, और उस पैरेललोग्राम का जो एरिया मिलता है वही हमारा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है, और उसका जो डायरेक्शन है वो इनके परपेंडिकुलर होगा। ये हम अच्छे से सीख चुके हैं। तो अगर इसको हम ध्यान से देखें ना, यूज करें यहां पर, तो जो ए क्रॉस बी डॉट सी है, तो जो ए क्रॉस बी है उसको क्या लिख सकते हैं? ए क्रॉस बी, है ना, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, सपोज इनके बीच में एंगल थीटा है, तो यहां पर आ जाएगा साइन थीटा। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, है ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और इसके जो डायरेक्शन है वो आ जाएगी इनके परपेंडिकुलर एन कैप। और ये तो हो गया हमारा ए क्रॉस बी का डिस्कशन। डॉट लेना है अब सी के साथ, तो सी के साथ इसका डॉट लेना है। दैट मीन्स जो ये है, जिस डायरेक्शन में ये है ना, इसी के साथ हम डॉट लेंगे। अब देखो ये जो डायरेक्शन है और सी वेक्टर है, उसमें हमने बताया कि भाई फाई एंगल है, दे दिया जाता है क्वेश्चन में। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, ए वेक्टर है ना बी वेक्टर, ये हो जाएगा साइन थीटा, और इसका अगर डॉट लेंगे तो क्या बनेगा? ये तो यूनिट वेक्टर है। अब इसके साथ हम सी का डॉट ले रहे हैं तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और जो भी इसका एंगल है, क्योंकि डॉट ले रहे हैं ना, तो कोस ऑफ दैट एंगल आएगा कोस फाई। अब इसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा कोस फाई। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व करके आता है ए क्रॉस बी डॉट सी या बॉक्स प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरीके से हमारा रिजल्ट बनेगा।
अब इसको हम डिफरेंट फॉर्म्स में भी डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कंपोनेंट फॉर्म में, ठीक है। तो अगर हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं ए, बी और सी, तो इसका अगर हमें डॉट है ना बॉक्स प्रोडक्ट चाहिए ए क्रॉस बी डॉट सी, तो वो डिटर्मिनेंट की हेल्प से हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, फर्स्ट रो में ए वेक्टर के कंपोनेंट लिखने हैं, सेकंड रो में बी वेक्टर के, थर्ड रो में सी वेक्टर के। और ये क्यों हो रहा है ऐसा, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हम इतना इजीली कैसे सोल्व कर पा रहे हैं, इसको देखने की कोशिश करते हैं। हमने देखा था कि अगर हमारे पास ए क्रॉस बी वेक्टर है ना, और उसका हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करते थे, हम कर लेते थे कि भाई आई की जगह है ना यहाँ पर आई जे के लिख दो, और सेकेंड रो में लिख दो ए के कंपोनेंट A1 A2 और A3, और थर्ड रो में बी वेक्टर के कंपोनेंट, तो सपोज ये है B1 B2 B3, ठीक है। और यहां पर हमें क्या करना है, ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है A क्रॉस B डॉट सी, ठीक है। तो अब डॉट भी लेना है, यहां से जो भी आएगा, जो भी यहां से कैलकुलेट हो गया आएगा, जैसे मैं बता देता हूं थोड़ा सा, तो आई के साथ क्या आएगा, A2 B3 माइनस B2 A3, ये हम देख चुके हैं, तो आई के साथ ही आएगा। सिमिलरली माइनस जे के साथ कुछ आएगा, ठीक है, और फिर आएगा के कैप के साथ कुछ, वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, सिंपल डिटर्मिनेंट का है ना वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो यहां से अब जो हमें डॉट लेना है सी के साथ, तो वो ले लो डॉट सी के साथ, यहां पर आ जाएगा इसका इस वैल्यू का डॉट सी के साथ। तो सी क्या है हमारे पास, C1 आई कैप प्लस C2 जे कैप प्लस C3 के कैप, ठीक है। तो ये जो आ रहा है सोल्व करके, और फिर इसके साथ डॉट लेना है इसका डॉट सी है ना C1 C2, तो डॉट में हमें पता है कि जो आई के साथ ही कंपोनेंट वही मल्टीप्लाई होंगे, तो आई के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, देखो अगर फाइनली हम देखें इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है C1 आई, और आई डॉट आई तो 1 बन जा रहा है। बस आप इस तरीके से देखो कि जो C1 है वो इसके साथ चिपक जाएगा आगे, C1 A2 B3 माइनस B2 A3, है कि नहीं। तो अगर हम I1 है ना आई कैप की जगह अगर C1 पुट कर दे, तो हमें वही रिजल्ट मिलने वाला है कि नहीं, यहां से जो मिलेगा, ठीक है। और आप ये भी देख सकते हो कि ठीक है, यहाँ पर A1 फर्स्ट रो में है, B2 है ना, B1 C1 है ना, इस तरीके से यहाँ पर A1 और B1 अलग से है ना सेकंड और थर्ड रो में, तो ऊपर नीचे तो वो हो जाएगा डिटर्मिनेंट में है ना, रो एक्सचेंज हो जाती है, दो को अगर आप एक्सचेंज करोगे तो उस तरीके से हमारा रिजल्ट बन जाएगा कि भाई यहाँ पर अगर हमें सी वेक्टर के साथ कैलकुलेट करना है, तो C1 C2 और C3 लिख दो इन प्लेसेस की पोजिशन पे, ठीक है। तो A B और ऊपर C, अगर इनको आप इंटरचेंज करते हो वहां यहां से वहां कैसे पहुंचेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ए को आप इससे एक्सचेंज कर दो है ना, रो 2 को रो 1 से एक्सचेंज कर दो, और फिर जो ये रो 1 है ना रो 2 पे आ गई सी वाला, फिर सी के साथ बी एक्सचेंज करना है ऊपर नीचे, तो R2 के साथ R3 कर दो, ठीक है। वो तो आसान है करना, बट क्या है कि आपको ये विजुअलाइज करना कि भाई बॉक्स प्रोडक्ट सिंपली डिटर्मिनेंट से आ जाएगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रेन डालना होगा, बाकी बिल्कुल आसान है इसको सोल्व करना, ठीक है। डिटर्मिनेंट तो आपको आता ही है, हमने पढ़ाया था अच्छे से। अब आगे देख लेते हैं कि भाई जो बॉक्स प्रोडक्ट है उसका मीनिंग क्या है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, क्या मिलता है उससे। तो क्लियर है कि भाई जो पैरेललोपाइप्ड मिला है उसका वॉल्यूम ही हमें मिलने वाला है बॉक्स प्रोडक्ट से, ठीक है। तो यहां पर जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसको अगर हम ऐसे लिख दें A क्रॉस B डॉट सी, ठीक है, यही है। तो यहां से अब देखो मैंने बताया कि जो एन कैप है उसके साथ जो सी वेक्टर है वो फाई एंगल बना रहा है, तो अगर इसको आप ध्यान से देखो और इसको देखो और यहां पर डॉट लेना है, तो क्या करना होगा डॉट के लिए, सिंपली आपको इसका मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड और इनके बीच का जो एंगल है साइन फाई कोस फाई लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि हम डॉट ले रहे हैं तो कोस फाई आएगा, ठीक है। अब यह ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, ए क्रॉस बी क्या रहता है, हमने बताया था ए क्रॉस बी उस पैरेललोग्राम का एरिया होता है। तो जो ये पैरेललोपाइप्ड बना है इसमें जो ये पोर्शन है ना, ये तो बेस का पैरेललोग्राम ही है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एरिया ऑफ बेस, ठीक है। और जो ये है मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर कोस फाई, ये क्या है, अब ये जो सी वेक्टर है
उसका इस एन कैप की डायरेक्शन में, ठीक है, cos फाई, क्योंकि यही बना रहा है ना, तो यही जो इसकी हाइट होगी पैरेललोपाइप्ड की, वही हमारी हाइट यहां पर मिलने वाली है, ठीक है, ये वाला पोर्शन। तो ये क्या हो गई, हाइट हो गई पैरेललोपाइप्ड की, और ये मिल रही है हमें मैग्नीट्यूड ऑफ सी cos फाई से, तो ये वाला चीज दे रहा है हमें हाइट ऑफ दैट पैरेललोपाइप्ड। तो हम बोल सकते हैं कि भाई एरिया ऑफ बेस और हाइट को अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या मिलने वाला है, ये मिल जाएगा हमें वॉल्यूम ऑफ दैट पैरेललोपाइप्ड, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, वॉल्यूम मिलता है हमें इनके है ना बोस प्रोडक्ट से। हम हर बार जब भी डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, है ना, और अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिस्कस कर रहे हैं तो उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हम सीखते आ रहे हैं, क्या क्या वो दे रहे हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट हमें एरिया ऑफ बेस देगा पैरेललोग्राम का, और मैग्नीट्यूड ऑफ सी cos फाई, है ना, इस डायरेक्शन में हमें हाइट दे देगा, तो हमें वॉल्यूम ऑफ दैट पैरेललोपाइप्ड मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। अब और डिस्कस कर लेते हैं टेट्राहेड्रॉन की। तो पैरेललोपाइप्ड में से ही ये टेट्राहेड्रॉन भी बन सकता है। तो यहाँ पर ये एक एज है ना, सॉरी एज कह रहा हूँ, वर्टेक्स है। तो यहाँ पर एक वर्टेक्स है, ये कुछ वर्टेक्स है, ठीक है। और ये इस तरीके से आप विजुअलाइज करो कि जैसे एक सिलेंडर होता है, ठीक है। अब जो ये सिलेंडर है तो उसमें अगर आपको कोन बनाना हो तो क्या करना होगा, इसका सेंटर लो और कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो जब हम सिलेंडर का एरिया लिखते हैं तो सिलेंडर का एरिया क्या होता है, सिलेंडर का सॉरी वॉल्यूम क्या होता है, ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ बेस और उसकी हाइट, ठीक है। लेकिन जब आप कोन का सेम रेडियस और सेम हाइट के लिए कोन का फॉर्मूला लिखते हो, ठीक है, ये आर है, ये ऊपर से हाइट है, तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर और एच तो आता ही है, बट यहाँ पर 1/3 भी आ जाता है, ठीक है। तो ये यहां पर आप देखो ध्यान से कि एरिया ऑफ बेस और हाइट की मल्टीप्लाई करके 1/3 भी हमें करना है, ठीक है। तो जब भी हमारे पास ऊपर से, है ना, कॉनिकल टाइप का ये, है ना, एक पॉइंट मिलता है, तो उस टाइप में हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है 1/3 एरिया ऑफ बेस और हाइट, ठीक है। और इसको हम सोल्व करके देखेंगे कि 1/6 इंटू बॉक्स प्रोडक्ट ही ये आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर ए नोट क्या है, एरिया ऑफ बेस, और हाइट क्या है, हाइट फ्रॉम द बेस टू एपेक्स, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हर फेस पे आपको ट्रायंगल एक बनता हुआ दिखेगा यहाँ पर। तो इसको विजुअलाइज करने के लिए कि ये फॉर्मूला कैसे आएगा, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर है, ठीक है। इससे हमने बनाया एक पैरेललोपाइप्ड, ओके। अब यहां से आपको क्या करना है, सिंपली इनको ज्वाइन कर देना है, कुछ इस तरीके से। तो यहां पर जो हमारा ये मिलने वाला है, इस फेस को देखो यहां से, है ना, ये और ये वाला पोर्शन, और फिर एक फ्रंट में बनेगा, ठीक है, और एक उधर बनेगा। तो ये फेसिस को यूज करके हमें क्या निकालना है, इस, है ना, टेट्राहेड्रॉन का एक सिंपल सा फॉर्मूला निकालना है। तो देखो ध्यान से, अब हमें क्या करना है, सिंपली एरिया ऑफ बेस कर देंगे और हाइट कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ बेस क्या आएगा, यहां से देखो ओ ए, और यहां तक जा रहे थे, लेकिन हमने क्या कर दिया, उसको हाफ कर दिया है। तो हमें ये जो एरिया मिलेगा ट्राइंगल का बेस के अंदर, वो कैसे मिलेगा, सिंपली ए और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेके, ठीक है, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो ये क्या मिल गया, एरिया ऑफ बेस, क्योंकि हमने देखा था एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे मिलता है, पैरेललोग्राम का एरिया है जो, उसको हाफ कर दो, वही किया है हमने। और इसकी हाइट कैसे निकलेगी, हाइट निकल जाएगी सिंपली, है ना, सी वेक्टर है तो उसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहां से जो हाइट मिलेगी वो कैसे मिलेगी, कुछ इस तरीके से मिल जाएगी, ठीक है। ये सी वेक्टर जा रहा है ऐसे, और उसका अगर यहाँ पर जो हमारा बेस का नॉर्मल वेक्टर आएगा, ये आ जाएगा एन वेक्टर इक्वल्स टू ए क्रॉस बी, ठीक है। तो उसके साथ जो एंगल है हमने बोला फाई है, तो फाई के साथ आ जाएगा वो, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा हाइट का, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी cos फाई। और ये तो हुआ हमारा एरिया ऑफ बेस और हाइट, और इसके साथ हमें 1/3 भी करना है, हमने बताया, क्योंकि यहाँ पर जब हम टेट्राहेड्रॉन में देखते हैं तो एक ही पॉइंट मिलता है टॉप पे, जैसे हमने यहाँ पर बताया कि 1/3 एक्स्ट्रा एक मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ से क्या बना, ये 1/2 बाहर ले लो, तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू 2, ठीक है, और अंदर आ जाएगा ए क्रॉस बी। और ये जो मल्टीप्लाई में है ना, सी cos फाई, तो इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये ए क्रॉस बी और, है ना, सी वेक्टर के बीच में फाई एंगल है, तो यहां से हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, सी
वेक्टर, ठीक है। तो इसको हम फाइनली लिख सकते हैं 1/6 बॉक्स के अंदर ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ठीक है। क्लियरली समझ में आ रहा है? तो यहां पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब कुछ आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो भी हमने सीखा है उनके बेसिस पे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है जेईई मेन से पूछा गया है, ए वेक्टर है अगर i माइनस अल्फा जे प्लस बीटा के, बी वेक्टर है कुछ ये है ना, इसमें भी अल्फा बीटा है, और सी वेक्टर है कुछ ये, ठीक है, इसमें भी अल्फा है, वेयर अल्फा बीटा आर इंटीजर्स, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएगा अगर ये हमें पता हो, क्योंकि उस केस में हमारे रियल नंबर्स वाले केसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। मीन्स इंटीजर है, सिर्फ हम डील करेंगे अल्फा बीटा की वैल्यू। तो a डॉट बी इज -1, b डॉट सी इज 10, तो a क्रॉस b डॉट सी मीन्स जो हमारे पास बॉक्स प्रोडक्ट है वही हमें फाइनली फाइंड करना है, ठीक है। तो जो ये चीजें हैं a डॉट बी, b डॉट सी इक्वल टू 10, ये तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, इनको यूज करना है ना, इनसे वैल्यूज कैलकुलेट करना। तो a डॉट b इक्वल टू -1 अगर हम ध्यान से देखें तो a का और b का डॉट लेना है सिंपली, तो ले लो, i के साथ i का मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 3, और माइनस अल्फा है यहाँ पर बन जाएगा बीटा के साथ माइनस अल्फा बीटा, यहाँ से बन जाएगा बीटा माइनस अल्फा, तो ये भी माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू कितना गिवन है -1, ठीक है। तो यहां से हम रिजल्ट निकाल पाए अल्फा बीटा में, यहां से भी निकालेंगे और फिर फाइनली ये जो हमारा बॉक्स प्रोडक्ट है इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं यहां पर देख लो, यहां से -2 अल्फा हो जाएगा, 2 अल्फा बीटा, और इसको इधर ले जाओ, इसको इधर, तो 2 अल्फा बीटा बन जाएगा हमारा 4, तो अल्फा बीटा कितना आ जाएगा 2, ठीक है। क्लियर है? तो अल्फा बीटा की वैल्यू हमारी आ गई। लगे हाथ यहीं पर ही b डॉट सी इक्वल टू 10 भी कैलकुलेट कर लेते हैं, है कि नहीं। तो b का c से डॉट लेना है तो क्या बन जाएगा -3 अल्फा, देखो 3 के साथ माइनस अल्फा, बीटा के साथ -2, तो ये हो जाएगा -2 बीटा, और लास्ट में है माइनस अल्फा और वो है k, तो ये बन जाएगा, है ना, 1 ही है वहां पर, इक्वल टू कितना गिवन है यहाँ पर 10 गिवन है, ठीक है। तो -3 अल्फा माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा -4 अल्फा, -2 बीटा, 10 को भी इधर ले आओ तो -10 इक्वल टू 0। अब यहाँ से -2 कॉमन लेके है ना कैंसिल कर दो, तो यहाँ से बन जाएगा आपके पास 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। ये 2 कंडीशंस आ गई आपके पास इन इंफॉर्मेशन से, अभी तक यही पता है। अब देखो एक चीज और पता है कि जो अल्फा बीटा है वो इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा 2 अगर हमें लाना है तो इंटीजर फॉर्म में कैसे आ सकते हैं यहाँ से केसेस, यहाँ से सिंपली आप ये देख लो 2 इंटू 1 करेंगे तो भी 2 मिलेगा, है ना, या फिर ऐसा कर सकते हो 1 इंटू 2, ये किसकी वैल्यूज है अल्फा की, और ये वैल्यूज मैं लिख रहा हूँ बीटा की, ठीक है। और क्या कर सकते हो, यहां पर आप नेगेटिव भी ले सकते हो ना, इंटीजर तो लेना ही है, तो -1 -2 भी ले सकते हो, -2 -1 भी ले सकते हो। तो इससे हमें क्या पता चला कि भाई इतना इजीली हमने ये 4 केसेस देख लिए, अब ये जो केसेस है ये इसको भी सेटिस्फाई करने चाहिए। अब दूसरा काम ये कर सकते हो कि यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालो 2/बीटा, वो इसमें रखो और फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसको सोल्व करो। उससे अच्छा है कि अब हमें पता ही है कि इंटीजर वैल्यूज हैं, तो इन्हीं से ही हम वैल्यूज है ना देख लें कौन सा इसमें सेटिस्फाई करेगा। तो देखने की कोशिश करते हैं, -2 -1 क्या है सेटिस्फाई कर रहा है, अल्फा की जगह -2 तो ये हो जाएगा -4, ये भी -1 तो -5, और ये 5 तो ये बन जाएगा 0। यस, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। क्या ये भी कर रहा है, देखने की कोशिश करते हैं क्या पता कर रहा हो। तो ये हो जाएगा -2 अल्फा, तो है ना -2, और ये हो जाएगा -2 की जगह -4 हो जाएगा, ये +5 है तो ये तो 1 बन रहा है, तो ये तो नहीं बनेगा। और क्योंकि यहाँ पर प्लस प्लस वाले हैं और ये भी प्लस ये सब कुछ, तो ये तो ऐड होके कुछ एक्स्ट्रा ही बन जाएगा। दैट मीन्स ये वाले केसेस को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाले केस को हम देखेंगे, इसी को ही जो ये वैल्यू है ये अल्फा की हो गई, ये वैल्यू हो गई हमारी बीटा की। अब सिंपली हमें a क्रॉस b डॉट c कैलकुलेट करना है। दैट मीन्स है ना हमें क्या करना है, कैलकुलेट a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर। यही क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में a के कंपोनेंट, b के कंपोनेंट, c के कंपोनेंट पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा। तो a वेक्टर में क्या है, i का है ना कोफिशिएंट 1, और माइनस अल्फा j, अल्फा की जगह क्या माना है हमने -2, है ना, यहाँ से निकला है तो -2 और माइनस ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा +2, और बीटा की जगह है -1, ठीक है। b वेक्टर के कंपोनेंट ये वाले रहे,
तो 3 बीटा की जगह -1 और अल्फा माइनस अल्फा है तो ये हो जाएगा 2, और सी वेक्टर के कंपोनेंट ये है माइनस अल्फा है तो ये हो जाएगा 2 -2, ठीक है, और यहां पर है 1। अगर यहां पर ध्यान से देखो, सिंपली हमें सिर्फ एक डिटर्मिनेंट सोल्व करना है, इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है। बट अगर आप ध्यान से देखो फर्स्ट रो और थर्ड रो में है ना, ये वाले कंपोनेंट्स एक दूसरे के नेगेटिव है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली यहां पर रो 1 को रो 3 में ऐड कर सकते हैं, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा कुछ कुछ जीरोस बन जाएगी। देखने की कोशिश करते हैं क्या बनेगा। तो यहां पर हो जाएगा 1 + 2 3, ये बन जाएगा 0, ये भी 0, यहां से आ जाएगा 3 - 1 2, है ना, एज इट इज रहने देंगे सबको और को, तो ये बन गया। अब देखो फर्स्ट रो में सिर्फ 3 है तो इसको सोल्व कर लो। 3 के साथ क्या आ जाएगा -1, और ये आ जाएगा प्लस, है ना, -4 है तो +4, क्योंकि एक बीच में माइनस रहेगा तो ये फाइनली बन जाएगा 3 और इक्वल्स टू में आ जाएगा 9, ठीक है। तो 9 आपका फाइनल आंसर होगा इस बॉक्स प्रोडक्ट का। सिंपल, आपको जो आइडियाज है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग उन्हीं को यूज करना है, और फाइनली जो आज सीखा है वो कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप सारे के सारे प्रीवियस लेक्चर्स देख के आओ जब आप नया सेशन देख रहे हो, ठीक है, अदरवाइज कुछ चीजें मिस हो जाएंगी, आपको चीजें समझ में नहीं आने वाली है, फिर दिक्कत होती है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर बोला गया है लेट द वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइप्ड हुज कोटर्मिनस एजेस आर गिवन बाय यू वेक्टर, ये है ना, v वेक्टर एंड w वेक्टर बी 1 क्यूबिक यूनिट। तो यहां से जो वॉल्यूम निकलने वाला है वो क्या है, 1 क्यूबिक यूनिट है, ठीक है। मींस जो डिटर्मिनेंट हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड क्या है, वो बॉक्स प्रोडक्ट, और बॉक्स प्रोडक्ट हम क्या करते हैं, एक डिटर्मिनेंट की हेल्प से सोल्व, ठीक है, और वहां पर जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा वो 1 क्यूबिक यूनिट आएगा, ठीक है। और कुछ देखेंगे, इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन द एजेस u एंड v, है ना, u एंड w, देन कोस थीटा। तो ये भी बाद में निकाल लेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर u के अंदर हमारा लैम्डा इन्वॉल्व है, ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू हमें निकालनी होगी, और w तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, लैम्डा के लिए, उसके लिए जो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड है उसकी इंफॉर्मेशन को यूज करना है। बाद में कोस थीटा, दो बीच के, है ना, दो वेक्टर्स के बीच का जो कोस थीटा है वो तो इजी है निकालना। तो यहां पर हम यूज करेंगे कि जो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड है वो क्या है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। तो ये जो बॉक्स प्रोडक्ट आता है यही है, ठीक है। लेकिन अब वॉल्यूम है ना, तो यहां पर नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, तो इसमें आप, है ना, मोड लगा के चलो, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है, ठीक है। मोड लगा के चलो, सही रहेगा, क्योंकि नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, क्योंकि लैम्डा के टर्म्स में आएगा ना वैल्यू। तो यहां से सोल्व करने की कोशिश करते हैं कि भाई हमारा जो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर का, है ना, बॉक्स प्रोडक्ट है वो कैसे आएगा। तो बॉक्स प्रोडक्ट बोलने की आदत डालो, है ना, जैसे डॉट क्रॉस हम बोलते हैं, या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो u के कंपोनेंट है, इनफैक्ट ये, है ना, u v w के अंदर है, तो इसको हम u v w के फॉर्म में ही लिख देते हैं। ABC लिखने की आदत है ना, तो u v w का हमें बॉक्स प्रोडक्ट निकालना होगा यहां पर, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है, u के कंपोनेंट्स लिखने हैं 1 1 और लैम्डा, है ना, यही हमें फाइंड आउट करना है। यह हो जाएगा 1 1 और 3, और यहां से आ जाएगा 2 1 और 1, ठीक है। तो ध्यान से देखो यहाँ पर 1 1 ये बन रहा है, तो क्या करते हैं, रो 2 को रो 1 में से माइनस कर दो, है ना, सिंपल हो जाएगा, रो 1 में से रो 2 को माइनस कर दो, तो क्या मिलने वाला है आपको बॉक्स प्रोडक्ट, इसको हम देखते हैं। तो यहां पर तो 1 - 1 0 बन जाएगा, ये भी 0, ये बन जाएगा लैम्डा -3, ठीक है। और यहां से जो 1 1 3 है और 2 1 1 है, ये एज इट इज रहेंगे। अब सिंपली आपको लैम्डा -3 के करस्पॉन्डिंग, है ना, फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग ओपन कर देना है। तो यहां से क्या बनने वाला है, देखो यहां से बनेगा 1 - 2, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, -1 और -1 की मल्टीप्लाई होगी तो 3 - लैम्डा आपका क्या आ गया है, बॉक्स प्रोडक्ट आ गया है, ठीक है। यही आपका वॉल्यूम आ गया है, बट इसमें मोड लगाना है, क्योंकि हमने बताया कि वॉल्यूम ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ये हो जाएगा 3 - लैम्डा का मोड, और कितना दिया गिवन है, 1 क्यूबिक यूनिट, ठीक है। तो बस ये इंफॉर्मेशन आप देख लो। अब इससे दो इंफॉर्मेशन मिलेगी, 3 - लैम्डा 1 भी हो सकता है,
और 3 माइनस लैम्डा -1 भी हो सकता है। क्लियर है? तो यहां से लैम्डा आ जाएगा आपका 2 और यहां से लैम्डा आ जाएगा 4। तो दोनों के करस्पॉन्डिंग हमें कोस थीटा कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो कोस थीटा क्या आएगा यहीं पर ही कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हमें पता है कि जो कोस थीटा है वो इनके बीच में एंगल गिवन है थीटा। ठीक है, तो u और v के, तो ये आ जाएगा u है ना w, सॉरी u डॉट w डिनोमिनेटर में आ जाएगा u का है ना मोड और w वेक्टर का मोड। ठीक है, तो u डॉट w से क्या मिलने वाला है, इसका u का और w का आप डॉट ले लो तो क्या बनेगा, देखो i का कोफिशिएंट 1, यहाँ पर 2 है तो 2 बनेगा, यहाँ पर 1 बनेगा और यहाँ पर लैम्डा के साथ 1 है तो 1 ही बनेगा, तो लैम्डा +3 बन जाएगा है ना, न्यूमरेटर में लैम्डा +3 और है ना डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, देखो मोड ऑफ u, तो u वेक्टर तो ये वाला ही है, तो इसका मोड निकालना है ना, मॉडुलस निकालना है, तो लैम्डा स्क्वायर +1 तो ये बन जाएगा लैम्डा स्क्वायर +2। ठीक है, और यहां से डिटर्मिनेंट है ना मोड ऑफ w, ये तो सिंपल है बिल्कुल, तो यहां से आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 1 और 6 है ना, तो ये आ जाएगा 6। तो यहां से आपको इसकी वैल्यू अब कैलकुलेट करनी है। अब देखो जो लैम्डा की वैल्यूज है 2 और 4 है, इसीलिए मैंने है ना यहाँ पर इसको लैम्डा के फॉर्म में ही निकाला। तो लैम्डा = 2 के लिए अलग से निकालेंगे और लैम्डा = 4 के लिए अलग से वैल्यूज निकाल लेंगे, हम देख लेंगे क्या आ रहा है। तो लैम्डा = 2 के लिए क्या हो जाएगा, सिंपली कोस थीटा = लैम्डा की जगह 2 रखो तो ऊपर बन जाएगा 5, नीचे 2 रखो तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और +2 तो ये आ जाएगा √6 और √6 और भी है तो ये आ जाएगा 5/6। ठीक है, और लैम्डा = 4 के लिए हमारी क्या क्या वैल्यूज है, ये आ जाएगा देखो कोस थीटा = 4 + 3 7 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा रूट के अंदर 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना है 16 + 2 18, तो रूट के अंदर 18 और √6। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं √3 √6 और √6। ठीक है, अब √6 बन जाएगा आपका 6, तो ये आ जाएगा √3। ठीक है, तो दो आंसर आ रहे हैं हमारे 5/6 और 7/6 √3। तो देख लो कौन सा है ऑप्शन में, तो 5/6 तो यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर है 7/6 √3, तो 7/6 √3 सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो कि जो ये आंसर आया है ये कहाँ से आया है, लैम्डा = 4 के लिए आया है। ठीक है, तो लैम्डा = 4 कौन से केस से आ रहा था, लैम्डा = 4 तब आ रहा था जब हमने मोड को है ना इसको नेगेटिव लिया था और पॉजिटिव वाले से तो 2 आ रहा था। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप ये मोड नहीं लगाओ वॉल्यूम के लिए, ठीक है, तो उस केस में आपका ये माइनस वाला नेगेटिव वाला केस मिस हो जाएगा और जो आंसर आ रहा है लैम्डा = 4 है ना, ऑप्शन ही जेई वालों ने ऐसे सेट किया है कि वो नेगेटिव वाले से आ रहा है जहां से आपका ऑप्शन मिस हो सकता है। और जो आंसर आया है आपका लैम्डा = 2 के लिए प्लस वाले के लिए 5/6, उसके सिमिलर भी आंसर है 5/7। तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं तो कुछ मिस्टेक होगी, एग्जाम की हबड़ दबड़ में आप 5/7 शायद मार्क कर सकते हो और आपका ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो सारे के सारे जो भी है ना इंट्रिकेसीज है, जो भी आपके है ना डेप्थ में जो चीज़ें पूछी जाती है वो इसी तरीके से सेट की जाती है, और ज़्यादा कुछ नहीं है, बस मोड का आपको ध्यान रखना है, उसी से आपका आंसर आ रहा है फाइनल। ठीक है, एक और बहुत अच्छा टॉपिक है जिसको बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स, मीन्स एक ही प्लेन में कुछ वेक्टर्स हो। ठीक है, अब यहाँ पर हम 3 वेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो उन्हीं की बात कर लेते हैं। तो 3 वेक्टर्स अगर कोप्लेनर है ये बोल दिया जाए तो उसको चेक करना है, या फिर उसमें कहीं ना कहीं कुछ लैम्डा या म्यू वगैरह कुछ अननोन है वो फाइंड आउट करना है और बोल दिया कि ये कोप्लेनर है, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कोप्लेनर की कंडीशन सिर्फ इतनी सी है। ठीक है, कि जो बॉक्स प्रोडक्ट है वो आपका 0 हो जाए। और ये क्यों है कंडीशन, उसको देखने की कोशिश करते हैं। भाई जो ये बॉक्स प्रोडक्ट है वो क्या देता है, हमें वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड देता है। ठीक है, अब क्योंकि तीनों के तीनों वेक्टर्स ही हमारे पास है ना सेम ही प्लेन में है, जैसे हमारे पास ये था। ठीक है, इसी को कंसिडर कर लेते हैं ये, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर, यहां से तो हमें पैरेललोग्राम का एक एरिया कैलकुलेट करने को मिल रहा है। अब जो ये सी वेक्टर है ये क्योंकि है ना इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, तो उस केस में है ना यहाँ से जो परपेंडिकुलर है और यहाँ पर है ये कुछ मिल रहा है हमें।
तो अगर ये जो सी वेक्टर है वो भी कहीं इसी प्लेन में आ जाए, जिसको हम बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स, तो तीनों के तीनों एक ही प्लेन में, तो कुछ भी हाइट नहीं मिलेगी इस पैरेललोपाइप्ड को, ठीक है। तो पैरेललोग्राम के डायरेक्शन इसी प्लेन में ही ये आ गया है सी वेक्टर, दैट मीन्स ये कोप्लेनर हो गया, और कोप्लेनर है तो कुछ हाइट नहीं मिलेगी, और उसका मतलब है कि वॉल्यूम हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये जो हाइट है ये मिलने ही नहीं वाली है, ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पर सी वेक्टर है वो और जो ये परपेंडिकुलर वेक्टर एन कैप हमने कैलकुलेट किया था, उनके बीच में जो एंगल है ये फाई, ये हमारा 0 हो जाएगा कोप्लेनर वेक्टर्स के केस में। तो इसीलिए जब हम कोप्लेनर वेक्टर्स की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड 0 हो जाएगा, और दैट मीन्स जो बॉक्स प्रोडक्ट है वो आप सिंपली 0 कर दो और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है। तो कोप्लेनर वेक्टर्स पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये हमारे पास एक वेक्टर है ना, आई कैप, जे कैप और के कैप के साथ। अब ये दूसरा वेक्टर है और ये तीसरा वेक्टर है। ये 3 वेक्टर्स गिवन है। ए बी सी जो है वो बिलोंग्स टू आर है, बी कोप्लेनर, बोल दिया कि ये कोप्लेनर है, ठीक है। अब यहां पर बोला है कि कौन सी कंडीशन ट्रू होगी, जो हमारे ऑप्शंस में है। तो कोप्लेनर की कंडीशन आसान है आपको लगानी, बस इनका डिटर्मिनेंट आप सोल्व कर लो, ठीक है, और उसको रख दो इक्वल टू 0। तो क्या है देखो, 2 + a + b, ये कंपोनेंट यहां पर है a + 2b + c, ठीक है, और बाद में है -b - c। यहां पर है 1 + b और 2b - b, और लास्ट में है हमारे पास 2 + b 2b और लास्ट में है 1 - b, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर जो फर्स्ट वेक्टर है, सपोज इसको मैं कुछ नेम दे देता हूँ, लाइक u वेक्टर, और ये वाला वेक्टर सपोज है v वेक्टर, ठीक है, और ये वाला वेक्टर है सपोज w वेक्टर। तो u, v और w वेक्टर है, कोप्लेनर होने के लिए क्या होना चाहिए, उनका जो बॉक्स प्रोडक्ट है या फिर डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा बॉक्स प्रोडक्ट से, वो 0 हो जाना चाहिए कोप्लेनर के लिए। तो यहाँ पर हमारी ये जो कंडीशन दिख रही है आपको इक्वल टू 0 आने के लिए, यहीं से हमारे ऑप्शंस कुछ ना कुछ मिलेंगे, सेट होंगे। अब इसमें जो काम था इस, है ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, वो खत्म हो गया। अब सिंपल ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। तो डिटर्मिनेंट के लिए इसमें थोड़ा सा, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं इधर उधर। तो देखो अगर ध्यान से, तो जो रो 2 है इसी को माइनस कर लेते हैं हर जगह, ठीक है। तो रो 1 में से रो 2 को माइनस कर लेते हैं, और रो 3 में से भी रो 2 को माइनस कर लेते हैं। क्लियर है? और भी ऑपरेशन कर सकते हो, बट मुझे तो अभी यही दिख रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि 1 + b, जब रो 1 में से माइनस होगा तो क्या बनेगा, ये b भी गया और 1 भी गया, तो ये बचेगा 1 + a, ठीक है। सेकेंड रो को मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, 1 + b, ये आ जाएगा 2b और ये आ जाएगा -b, ठीक है। अब यहाँ पर जो यहाँ से है 2b माइनस हो जाएगा डायरेक्ट, तो ये बचेगा a + c, और यहाँ से आपका बन जाएगा -b चला जाएगा तो -c बचेगा। और यहाँ पर देखो ये भी माइनस करना है रो 2 में से, है ना, सॉरी रो 3 में से रो 2 माइनस करना है, तो 2 + b, b भी गया और ये बचेगा 1, और यहाँ से तो कंप्लीटली 0 बन जाएगा, और -b कैंसिल होने के बाद ये बचेगा 1, ठीक है। अब यहाँ पर 1 और 1 है, या तो इसी के अबाउट, है ना, एक्सपेंड कर लो, चलो इसी के अबाउट कर लेते हैं। तो यहाँ से थर्ड रो के अबाउट कर लेते हैं, तो क्या बनेगा, 1 के साथ यह आ जाएगा a + c - b, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, तो ये बन जाएगा आपके पास -ab, है ना, और ये आ जाएगा -bc। और यहाँ पर देखो माइनस ऑलरेडी रहता है, और -c और 2 है, 2b है, तो ये बन जाएगा +2bc, ठीक है। और जो ये वाला 1 है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा कुछ इसी तरीके से, तो ये 1 + a 2 भी बन जाएगा, है ना, +1, है ना, इसके साथ करेंगे तो ये बन जाएगा 2b + 2ab, और यहाँ से कुछ टर्म्स बनेंगे तो ये बन जाएगा 1 + b और a + c, इनकी मल्टीप्लाई हो गई और माइनस साइन के साथ, ठीक है। तो ध्यान से करना है, माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई, तो यह आ जाएगा 1 के साथ करेंगे तो a - c, और b के साथ करेंगे तो -ab और -bc, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंपली इनके साथ अब कैलकुलेशन करनी है। तो देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है,
अब यहाँ पर 2ab, ये है हमारे पास 2ab, एक ये -ab है और एक यहाँ पर -ab है, क्योंकि 1 के साथ ही है तो डायरेक्टली हम कैंसिल कर सकते हैं इनको, ठीक है। और क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर 2bc है, यहाँ पर -bc है, यहाँ पर भी -bc, तो इनको भी हम कैंसिल कर सकते हैं। आपस में क्या बच रहा है देखो ध्यान से, और इक्वल्स टू में क्या है, 0 आना चाहिए, ठीक है, इक्वल्स टू में 0 आना चाहिए। और यहाँ से क्या बचा हुआ है 2b, और यहाँ पर है -a -c, इसको उधर ले जाओ तो ये बन जाएगा a + c, ठीक है। तो 2b = a + b हमारी a + c कंडीशन आ रही है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है, 2b = a + c, ठीक है। तो कोप्लेनैरिटी के लिए क्या करना है, अगर आपके पास 3 वेक्टर्स हो उनका सिंपली डिटर्मिनेंट आप 0 कर दो और आपका कुछ ना कुछ कंडीशन वहां से आ जाएगा और आपका आगे का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की कुछ और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जो हमारे क्वेश्चंस को सोल्व करने में आगे हेल्प करेंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कि अगर ABC वेक्टर का बॉक्स प्रोडक्ट है, ठीक है, तो इसके अंदर जो ये वेक्टर्स है ना, इसको भी हम इधर उधर घुमा फिरा सकते हैं, बट उनका ध्यान रखना है कब हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी और दूसरी प्रॉपर्टी में कब हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज आएंगे, ठीक है। तो ABC को मैं कंपोनेंट फॉर्म्स में लिखने की कोशिश करता हूं, A1 A2 A3, ठीक है। और B के कंपोनेंट क्या होंगे, B1 B2 B3 कुछ होंगे, C1 C2 C3 कुछ होंगे, ठीक है। तो ये जो डिटर्मिनेंट है, अगर आप इसको लिखने की कोशिश करो BCA, तो पहले B के आएंगे, फिर C के और फिर A के, ठीक है। तो पहले B के, फिर C के, फिर A के। तो वहां पर अगर आप कुछ है ना इनके अंदर कॉलम्स को ट्रांसफॉर्म करो तो आपको 2 टाइम्स ट्रांसफॉर्म करना है ना, इंटरचेंज करना होगा, उसके बाद आपको ये बॉक्स प्रोडक्ट है ना मिलने वाला है। देखो अगर मैं ध्यान से बताऊं आपको, ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं पहले B1 B2 B3 है ना, फिर है C, तो C1 C2 C3, और ये है A1 A2 A3, ठीक है। और अगर आप इसको और उसको ध्यान से देखो तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि हमने पहले क्या किया, आप ऐसे देखो, A को नीचे लेके जाना है ना, B को ऊपर ले आओ, तो क्या करना है यहाँ पर, सिंपली आपको रो 1 को रो 3 से है ना, रो 1 को रो 2 से ट्रांसफॉर्म करना है। तो इसमें क्या मिल जाएगा आपको, A1 ये सेकेंड रो में मिल जाएगा और B ऊपर मिल जाएगा। अब सेकेंड में हमारा A आ चुका है, फिर है C, अब C भी ऊपर चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, एंड उसके बाद R2 को ट्रांसफॉर्म है ना इंटरचेंज करना है R3 के साथ। तो पहले ये और फिर ये, तो 2 बार जब इंटरचेंज करोगे तो एक बार जब इंटरचेंज करता है डिटर्मिनेंट में नेगेटिव वैल्यू आता है, लेकिन जब दूसरी बार इंटरचेंज करेंगे कॉलम्स को या रोज को, तो उस केस में क्या होगा कि 2 बार माइनस आ जाएगा, तो अल्टीमेटली प्लस बन जाएगा, ठीक है। और यहां से भी देख सकते हो, A को B से इंटरचेंज किया तो B पहले आ गया, है कि नहीं। यहाँ के अगर मैं इंटरमीडिएट चीज लिखूं तो वो आएगा -B वेक्टर पहले है, A वेक्टर बाद में, और ये C वेक्टर है, ठीक है। वही हमारा यहाँ पर जनरेट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर माइनस साइन आ रहा है। लेकिन अब इसमें से भी अगर हम, ये है CA, अगर इसमें से भी हम C और A को इंटरचेंज करेंगे तब हमें यही मिलने वाला है। क्लियर हो रही है बात कि नहीं, 2 बार इंटरचेंज करना पड़ रहा है। यहां पर भी हमने क्या किया, 2 बार इंटरचेंज करना पड़ रहा है। अब देखो एक और तरीका है इसको ध्यान रखने का, A से A B C ये वाला चीज है, तो A से B तक C तक जाओ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ही जाएंगे हम, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। A B C, तो A से B जाओ तो B यहां पर है, फिर C से फिर A तक जाओ, तो ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। A से B, ठीक है, ये भी हमारा कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अब देखो अगर इसकी बात करें ABC, ठीक है, यहां पर हम कर सकते हैं, लेकिन जब हम यहां पर जा रहे हैं तो B पीछे लिखा हुआ है, ठीक है। तो उस केस में हमें क्या करना होगा, ABC ऐसे जाना होगा, ठीक है। तो ये कुछ सेंस है, थोड़ा सा ध्यान रखने का कि भाई कब पॉजिटिव आएगा कब नेगेटिव आएगा। 2-3 आइडियाज मैंने शेयर कर दिए, आप थोड़ा सा है ना जो भी आइडिया आपको अच्छा लगे उसको परफेक्ट कर लो। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, पोजिशंस ऑफ डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज्ड विदाउट एल्टरिंग प्रोडक्ट, ठीक है। तो जो ये बॉक्स प्रोडक्ट है उसमें आपको क्या करना है, या तो A क्रॉस B उसके साथ डॉट कर लो, या फिर पहले B क्रॉस C उसके साथ
है ना, ए के साथ डॉट कर लो, सेम ही आने वाला है आपके पास। इससे भी जो डिटर्मिनेंट बनेगा, इससे भी जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा वो सेम ही आने वाला है। ठीक है, आप करके देख सकते हो कोई भी क्वेश्चन। और यहाँ पर के ए बी सी, तो जो ये कॉन्स्टेंट है ना, इसको आप बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, के बाहर निकाल लिया और अंदर बन गया ए बी सी का बॉक्स प्रोडक्ट। ऐसा भी हो सकता है कि तीनों में मल्टीप्लाइड है या दो में मल्टीप्लाइड है, जैसे भी, तो कॉन्स्टेंट्स आप बाहर ले सकते हो, है ना। और जो भी वेक्टर के कंपोनेंट्स के फॉर्म में अगर लिखा हुआ है तो एक ही, है ना, उसमें से कॉमन लेना होगा, वो बाहर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से K1, दूसरे से K2, तीसरे से K3 और अंदर बन गया हमारा ABC का बॉक्स प्रोडक्ट। ठीक है, ये आप कर सकते हो। और जो ये लास्ट, ये जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है, STP स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एनी थ्री प्रोडक्ट्स इज जीरो। किस केस में जीरो होगा? जब कोई भी दो वेक्टर्स या तो पैरेलल हो या फिर इक्वल हो। ठीक है, तो पैरेलल या इक्वल हो गए उस केस में हमारे पास जो बॉक्स प्रोडक्ट है या STP स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो जीरो आ जाने वाला है। इसको थोड़ा रियलाइज करने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारे पास ये A B और C वेक्टर के बजाय हमारे पास दूसरा भी B वेक्टर है। ठीक है, मैंने बताया ना, या तो इक्वल हो या पैरेलल हो, हमने इक्वल ही वेक्टर ले लिया। तो इस केस में क्या होगा, देखो अब इसको जब हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, यहां पर देखो तो A1 A2 A3, B1 B2 B3, लेकिन जब हम C1 C2 C3 के बजाय हमें क्या लिखना होगा, B के ही कंपोनेंट्स B1 B2 B3। और हमने बताया था कि जब भी डिटर्मिनेंट में, है ना, कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम सेम हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो वही हम बताने की कोशिश कर रहे थे कि इनका जो बॉक्स प्रोडक्ट है वो जीरो हो जाने वाला है। और जरूरी नहीं कि इक्वल ही हो, अगर पैरेलल हो, ठीक है, पैरेलल में भी सेम ही बात है, पैरेलल और इक्वल एक ही बात हो जाती है, बस मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है। ठीक है, तो हमने बताया था कि फ्री फ्लोटिंग वेक्टर्स की हम बात करते हैं। मान लो ये पैरेलल है तो इसका मैग्नीट्यूड अलग होगा। सपोज जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, ए वेक्टर बी वेक्टर सपोज 2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर है। ठीक है, उसके डबल मैग्नीट्यूड है। बट हमने पहले ही बताया कि जो 2 है वो बाहर आ सकता है ना। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि भाई इसके अंदर है के ए वेक्टर। ठीक है, तो यहां पर भी के होगा, यहां पर भी के होगा, यहां पर भी के होगा। उस के को हम बाहर ले सकते हैं कि नहीं, और के को बाहर लेने के बाद ये डिटर्मिनेंट हमारा बॉक्स प्रोडक्ट ये सेम ही बन जाएगा के को बाहर लेने के बाद। सिमिलरली अगर हम 2 को बाहर ले लें तो क्या बनेगा, 2 टाइम्स ऑफ ए बी और बी वेक्टर। और हमने अभी बताया कि जब आइडेंटिकल हो तो उस केस में क्या हो जाएगा, वैल्यू जीरो हो जाएगा। क्लियर है? इतनी प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। कुछ और प्रॉपर्टीज है, अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं जो क्वेश्चंस में यूज होती है अच्छी खासी। तो यहाँ पर जो हमारे 3 ऑर्थोगोनल राइट हैंडेड सिस्टम के यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है, आई जे के जो हम जनरली यूज करते हैं, उनका जो बॉक्स प्रोडक्ट है वो 1 होने वाला है हमेशा। इसको देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली हमें पता है कि आई जे और के, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, आई क्रॉस जे और तीसरे के साथ डॉट ले लो, तो क्या बनेगा, आई क्रॉस जे करके क्या मिलता है आपको, के मिलता है ना। राइट हैंडेड ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है, तो के के साथ फिर डॉट लोगे तो आपको 1 मिलने वाला है। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखो। और ये मैंने क्यों बताई अभी यहाँ पर, वो एक बहुत ही डिफरेंट इंपॉर्टेंट पर्पस के लिए बताई है कि जब हम ये करते हैं ना, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का बॉक्स प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं और उसमें लिखते हैं कि भाई ये जो डिटर्मिनेंट है ना, इसमें तो हमने क्या लिखा, सिर्फ इसके कंपोनेंट्स का वैल्यू लिखा है ना, जो भी उसमें आई का कंपोनेंट है, जे का कंपोनेंट है। लेकिन उसी के साथ हम मल्टीप्लाई ये भी करते हैं लास्ट में, यहां पर मैं लिख देता हूं, लास्ट में हम मल्टीप्लाई करते हैं आई जे और के का बॉक्स प्रोडक्ट। ठीक है, अब क्योंकि हमने अभी बताया कि जो आई जे के का बॉक्स प्रोडक्ट है वो कितना होने वाला है, 1। ठीक है, तो यहां से जो ये वैल्यू होती है ये हमेशा 1 ही रहती है मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब आप ये कर सकते हो कि आई जे के को लिखो अच्छे से, डिफरेंट है ना, बॉक्स प्रोडक्ट को लिखो और उसके बाद यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सेम ही रिजल्ट मिलने वाला है। अब यहां पर ये इंपॉर्टेंट यहाँ के लिए है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए 6 कंप्लीट 7 के लिए। अगर ए वेक्टर है कुछ इस तरीके से, A1 L कैप है ना वेक्टर, A2 M वेक्टर, A3 N वेक्टर, और जो B वेक्टर है वो भी LMN के फॉर्म में है और जो C वेक्टर है वो भी LMN के फॉर्म में है। तो यहाँ पर जो L वेक्टर, B वेक्टर, M वेक्टर और N वेक्टर है वो IJ के ना होकर कुछ और ही वेक्टर्स हैं, और जो L वेक्टर होगा
वो भी कुछ ना कुछ है ना, L1 L2 L3 उसके भी कुछ कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, मैंने बताया कि पहले आपको क्या करना है, इनके कोफिशिएंट्स को लिख लेना है, जैसे हमने यहाँ पे बताया है ना, यहाँ पर कि पहले कोफिशिएंट्स को लिख लेते हैं। तो इनका अगर हमें बॉक्स प्रोडक्ट चाहिए किसका, ए बी सी का, तो इसके कंपोनेंट्स लिख लेंगे, जो भी है यहाँ पर लिख लिया हमने, ए के बी के सी के। बट जो बाद में होता है एक बॉक्स प्रोडक्ट और आता है कि वो जो ए वेक्टर है वो किसके फॉर्म में लिखा हुआ है, एल वेक्टर, एम वेक्टर और एन वेक्टर के फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर जब हम आई जे के का बॉक्स प्रोडक्ट लेते हैं वो तो यूनिट वेक्टर्स है ना राइट हैंडेड सिस्टम में, तो वो इक्वल्स टू 1 हो गया, तो इसलिए वहां पर हम बार बार मेंशन नहीं करते कि ये 1 आएगा। बट यहाँ पर इसको अलग से लिखना होगा क्योंकि बोला नहीं गया कि भाई ये है ना यूनिट वेक्टर्स है और वो भी राइट हैंडेड सिस्टम के, तो ये अपने आप में एक अलग से डिटरमिनेंट क्रिएट करके देगा, ये अलग एक बॉक्स प्रोडक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी वो देखो, तो एल वेक्टर के कंपोनेंट होंगे कुछ, मान लो L1 L2 L3, और ये होगा M1 M2 M3 और N1 N2 और N3, ठीक है। अब यहां पर जो L1 L वेक्टर है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है, L1 I कैप प्लस L2 J कैप प्लस L3 K कैप, ठीक है। तो यहां पर हमने इसके कंपोनेंट्स तो लिख दिए, बट यहां पर एक और बॉक्स प्रोडक्ट आएगा विच इज आई जे के, बट हमें पता है इसका वैल्यू तो क्या हो जाने वाला है, 1 ही हो जाने वाला है, और जो ये वाला डिटरमिनेंट है, ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और इसका जो प्रूफ है वो आप किस तरीके से आपको देखना होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखना होगा, ठीक है, और बहुत लेंथी हो जाएगा वो प्रोसेस, बट इसको हम डायरेक्टली यूज करना सीखेंगे क्वेश्चंस में, है ना, डायरेक्टली इस पे क्वेश्चंस बनते हैं अच्छे खासे, ठीक है। और यहीं से इसी प्रॉपर्टी से यूज करते हुए कुछ और प्रॉपर्टीज बनती है, उनको देखने की कोशिश करते हैं, है ना, ये वाली प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर जो ये है कि बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, इनका बॉक्स प्रोडक्ट आएगा 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी, ठीक है। तो इसको देखने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे आने वाला है, ओके। तो यहां पर इसको समझो कि भाई ये कोई नया वेक्टर है, सपोज एल वेक्टर है, ठीक है, और ये है सपोज एम वेक्टर जैसे हमने पहले देखा, और ये है सपोज एन वेक्टर, ठीक है। तो एल वेक्टर क्या होगा, सिंपली ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस 0 सी वेक्टर, और जो एम वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसमें ए गायब है तो यहाँ से 0 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर हो जाएगा, और जो एन वेक्टर होगा वो क्या होगा, यहाँ पर बी गायब है तो इसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस 0 बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है। तो अब हमें बॉक्स प्रोडक्ट किसका कैलकुलेट करना है, एल वेक्टर, एम वेक्टर, एन वेक्टर का, ठीक है। अब लेकिन जो वेक्टर्स है वो अलग ही ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर के फॉर्म्स में डिफाइंड है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा रिवर्स हो गया है, इस तरीके से ही देखो कि भाई एक वेक्टर था जिसका हमें प्रोडक्ट निकालना है ए बी सी, अब वो वेक्टर्स अलग ही दूसरे वेक्टर्स के फॉर्म में डिफाइंड है, तो उनके कोफिशिएंट्स को लिखो, और फाइनली उसका जो है ना एलिमेंट है जिसके फॉर्म में वो डिफाइंड है उनका भी बॉक्स प्रोडक्ट लिख दो। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट्स लिख लेंगे, ठीक है। कोफिशिएंट्स क्या होने वाले हैं, ए बी वेक्टर, है ना, सॉरी यहां पर आ जाएंगे इनके कोफिशिएंट्स ना कि वेक्टर्स। तो यहां पर ए वेक्टर का कोफिशिएंट है ना कंपोनेंट 1 आ जाएगा, ये 0 है ना, और यहाँ पर भी 0 1 1, और यहाँ से आ जाएगा 1 0 1, और अंदर क्या आएगा, जिसके फॉर्म में वो डिफाइंड है, ठीक है, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। क्लियर हो रही है बात, कुछ कुछ समझ में आ रहा है। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी उसी के फॉर्म में हमें हमारी वैल्यू मिलने वाली है, ए बी सी के फॉर्म में। अब बस इसको सोल्व कर लेना है, ये फाइनली आपका 2 ही आने वाला है। चलो मैं बता देता हूँ सोल्व करके, है ना। फर्स्ट रो के अलोंग अगर करेंगे तो 1, और ये बन जाएगा 1, -1 ये है, तो इसके अलोंग करेंगे तो ये भी -1 बनेगा, तो फाइनली ये बन जाएगा 2, है ना। तो 2 टाइम्स ऑफ दिस ए बी और सी। क्लियर है, तो ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। और जो ये सेकंड प्रॉपर्टी है इसको भी आप देख ही सकते हो यहाँ से
कि यहाँ पर माइनस भी है, माइनस सी और माइनस है, तो कुछ की जगह है ना, जहाँ पर यहाँ पर प्लस बी था यहाँ पर माइनस बी है, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस बी है, तो इस वाले केस में यहाँ पर -1 लेंगे, ठीक है, तो कुछ जगह -1 भी आएगा, तो जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है वो 0 आ जाएगा, तो उस केस में हमारे पास फाइनली इसका रिजल्ट 0 मिलता है। लेकिन आपको डायरेक्टली ये रिजल्ट याद रखने हैं, ठीक है, और इसको भी आप थोड़ा इसी तरीके से विजुअलाइज कर सकते हो, ठीक है, A क्रॉस B क्रॉस C है, C क्रॉस A, ठीक है, इसका प्रूफ हम अभी नहीं देख रहे हैं। और यहाँ पर जो इसका रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसमें आपको क्या करना है, A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस A, है ना, थोड़ा साइक्लिक है, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो ABC का बॉक्स आएगा, बट उसके ऊपर स्क्वायर आएगा, ठीक है, और ये जो स्क्वायर आ रहा है, ये वाला जो थर्ड रिजल्ट है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है ना, क्वेश्चंस में डायरेक्टली पूछ ले रहता है, डायरेक्ट क्वेश्चन। और लास्ट प्रॉपर्टी देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर है A प्लस D वेक्टर एक अलग से, फिर B वेक्टर और C वेक्टर, तो इसको हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं। कैसे कि पहले दो बॉक्स प्रोडक्ट बना लो, जो B है और C है जो अलग अलग है उनको तो ऐसे ही रखो, और जो A प्लस D वेक्टर है इसको अलग और इसको अलग लिख दो, अलग अलग बॉक्सेस में, ठीक है। ये बिल्कुल सिमिलर है जैसे हम डिटर्मिनेंट में यूज करते थे। कैसे, आपको याद होगा, मान लो ऐसे हैं A1 प्लस D1, इसको क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस D1, A2 प्लस D2, है ना, A3 प्लस D3, ठीक है कि नहीं। तो इसको मैं नहीं लिख रहा हूं, बट यहां पर जो ये कॉलम है इसको समझ में आ रहा है, ये लिखा हुआ है, और यहां पर हम B1 B2 B3 लिख सकते हैं, और C1 C2 और C3 भी लिख सकते हैं। क्लियर है। अब इसको अगर आप स्प्लिट करोगे, एक प्रॉपर्टी हमने बताई थी स्प्लिटिंग ऑफ डिटर्मिनेंट्स या एडिशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, इधर से देखोगे तो यही बनेगा, ठीक है। तो यहां से दो डिटर्मिनेंट्स हमारे बनने वाले हैं प्लस साइन के साथ। तो फर्स्ट में तो क्या है, हमारे पास A1 वाला आएगा, A1 वाले टर्म्स, ठीक है, और सेकंड में आएगा D1 D2 और D3, और बाकी जो B1 B2 B3 है, C1 C2 C3 है, वो सेम ही आने वाले हैं। तो जैसा हमने डिटर्मिनेंट में सीखा था स्प्लिटिंग वाला काम, वैसा ही यहां पर भी होने वाला है, ठीक है। बहुत ही आसानी से आप ये समझ सकते हो। जरूरी नहीं कि A प्लस D ही लिखा होगा और उसको A और D लिखेंगे, बीच में भी हो सकता है। यहां पर हो सकता है कि A वेक्टर B प्लस D वेक्टर C वेक्टर, तो उस केस में क्या होगा, A वेक्टर, यहाँ पर B वेक्टर, यहाँ पर A वेक्टर, और यहाँ पर आ जाएगा जो बीच में है उसको स्प्लिट करके B वेक्टर और यहाँ पर D वेक्टर, ठीक है। तो जैसा भी है स्प्लिटिंग आप कर सकते हो, बट एक टाइम में एक को ही स्प्लिट करना है, ऐसा नहीं कि एक ही बार में दो दो कर दिए, ठीक है। मान लो यहाँ पर भी होता है B प्लस E वेक्टर, तो एक बार में एक को करो, जैसे हमने डिटर्मिनेंट में अच्छे से सिखाया था स्प्लिटिंग स्टेप बाय स्टेप, और फिर आप फाइनली कैलकुलेट कर लो आंसर। तो चलिए फिर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना। जो भी हमने प्रॉपर्टी सीखी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सोल्व करना उन प्रॉपर्टीज पे। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं एग्जाम्पल, है ना, जेईई मेन में पूछा गया है। ABC वेक्टर्स हैं सच दैट ABC का जो बॉक्स प्रोडक्ट है वो 4 है, सिंपल गिवन है, ठीक है। अब कैलकुलेट करना है A क्रॉस B B क्रॉस C C क्रॉस A, तो यही मैंने बोला कि डायरेक्ट प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका जो वैल्यू है वो हमने अभी देखा, A क्रॉस B B क्रॉस C C क्रॉस A का क्या मिल जाएगा, ABC का जो बॉक्स है उसका स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर ABC का बॉक्स का वैल्यू गिवन है 4 और इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 16, ठीक है। तो डायरेक्टली हमारे पास जो आंसर है वो A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इसलिए हमारी जो प्रॉपर्टीज है वो आपको ध्यान रखना जरूरी है, जो भी हमने यूज किया है ना, जितने भी चीजें बताई हैं। इसके आगे का एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी हमारी अच्छी सी प्रॉपर्टी यूज होने वाले UV W 3 वेक्टर्स हैं और नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, मीन्स एक प्लेन में नहीं है। दैट मीन्स अगर UV W का हम डिटर्मिनेंट ले तो उसका वैल्यू 0 नहीं आएगा, ठीक है। नॉन कोप्लेनर के लिए, कोप्लेनर हो तो 0 आ जाता है डिटर्मिनेंट, ठीक है। और यहाँ पर गिवन है U प्लस V माइनस W डॉट, और अंदर है U माइनस V क्रॉस V माइनस W, है ना, इक्वल्स, इसकी वैल्यू क्या आएगी इनके फॉर्म में हमें बताना है, ठीक है। तो यहां पर इसको अगर सोल्व करने बैठोगे कि भाई U का क्रॉस ले लो V से, V का क्रॉस W से, फिर है ना उस तरीके लोगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहां पर क्या करो, इसको एक अलग वेक्टर डिफाइन कर दो। सपोज ये A वेक्टर है, ये सपोज ये वाला हमारे पास B वेक्टर है, और ये वाला सपोज C वेक्टर है, ठीक है।
तो हमारे पास जो ए वेक्टर है वो क्या लिखा हुआ है, इसको देखने की कोशिश करते हैं, u प्लस वी माइनस डब्ल्यू, है ना। और जो बी वेक्टर है वो हमारे पास है u माइनस वी, ठीक है। तो w गायब है तो u माइनस वी प्लस 0w लिख सकते हैं कि नहीं। और जो सी वेक्टर है वो कैसे है, हमारे पास u गायब है तो u v प्लस v वेक्टर माइनस w वेक्टर, ठीक है। तो ये 3 वेक्टर्स हैं। अब देखो हमारे पास क्या है कि भाई इसका कैलकुलेट करना है a डॉट b क्रॉस c। तो ये तो अल्टीमेटली हमें क्या कैलकुलेट करना है, a वेक्टर, b वेक्टर और c वेक्टर का बॉक्स प्रोडक्ट। और जो a b c वेक्टर है वो डिफरेंट वेक्टर्स में डिफाइंड है, ठीक है, u v w के अंदर डिफाइंड है। तो वही प्रॉपर्टी हमारी लग जाएगी जो बहुत अच्छे से डिस्कस की है, कौन सी, ये वाली, ठीक है। तो क्या करना है, ABC कैलकुलेट करना है, बट वो किसके फॉर्म में डिफाइंड है, u v w के। तो क्या करो, जो उसके कंपोनेंट्स है वो लिखो और u v w का एक अलग से बॉक्स लिख दो, ठीक है, जिसके फॉर्म में वो डिफाइंड है। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी इसकी वो क्या आ जाएगी, देखो कंपोनेंट्स लिखो डिटर्मिनेंट में और फिर जिसके फॉर्म में डिफाइंड है उसका बॉक्स लिख दो u v और w, ठीक है। तो इसके कंपोनेंट्स क्या आ जाएंगे, देखो 1 1 माइनस 1, बी वेक्टर के क्या है 1 माइनस 1 और 0, और यहाँ पर आ जाएगा 0 1 माइनस 1, ठीक है। सिंपली आपको सोल्व करना है ना। फर्स्ट कॉलम के अराउंड कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ है ना, 0 है ऑलरेडी। तो क्या करेंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 1 और माइनस 0, तो ये तो 1 ही रहेगा। और ये आ जाएगा माइनस 1 के साथ, और अंदर क्या बनेगा, देखो 1 के साथ माइनस 1 तो ये माइनस 1, और यहाँ पर 1 के साथ माइनस 1 बट एक बीच में माइनस होता है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 1, और इसका जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई करेंगे हम u v और w के बॉक्स प्रोडक्ट से। तो ये वाला वैल्यू तो 0 ही हो गया। अब ये 1 × 1 बचा, तो फाइनल जो आंसर आया हमारा आ गया है u v और w। लेकिन हमारे पास u v w के फॉर्म में है ना, रिजल्ट नहीं है डायरेक्ट। तो कैसे है रिजल्ट, है ना, डॉट और मल्टीप्लाई में है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, u डॉट v क्रॉस w, है कि नहीं। तो इसको सोल्व करके देखो कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है, आप उसको कंपोनेंट वाइज अगर मल्टीप्लाई करोगे उससे अच्छा है कि ये वाला कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टी लगाओ अच्छे से और फिर यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो ये किससे मैच कर रही है, आई थिंक ए ऑप्शन से मैच कर रही है, जो कि करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से पता है, यूज करना आ गया एक बारी, तो उसको आप यूज करके बहुत ही अच्छे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। और ये भी उसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ए वेक्टर है हमारे पास, बी वेक्टर है और सी वेक्टर ऐसा है कि भाई ए क्रॉस सी हमें बी दे रहा है और ए डॉट सी हमें 3 दे रहा है, ठीक है। तो सी वेक्टर हमें नहीं पता है, लेकिन उसकी कुछ प्रॉपर्टी कंडीशन गिवन है कि ए के साथ सी का क्रॉस लेंगे तो बी मिल जाएगा और ए के साथ सी का डॉट लेंगे तो 3 मिल जाएगा। देन ए डॉट बी क्रॉस सी कितना होगा, दैट मीन्स हमसे बॉक्स प्रोडक्ट का ही वैल्यू पूछा गया है, ठीक है, कितना होगा। तो यहां पर ध्यान से देखो, ए बी तो हमारे पास है, सी वेक्टर अगर आप कुछ इस तरीके से सोचने लगे कि भाई सी वेक्टर को मान लो C1 i कैप, है ना, C2 j कैप प्लस C3 k कैप, और फिर क्या करेंगे, उसके साथ हम ए का क्रॉस लेंगे तो वहां से C1 C2 C3 में कुछ बनेगा, बी से कंपेयर करेंगे, ठीक है, ए डॉट सी लेंगे और वहां से भी कुछ रिजल्ट आएंगे। तो इससे भी आप जा सकते हो, बट टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है। अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है तो इसी की हेल्प से, है ना, सिंपल वर्जन में जल्दी से जल्दी भी आप इसको सोल्व कर सकते हो, जिसको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब हमें पता है कि भाई हमें चाहिए ए बी सी, ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से ही लिखा हुआ है, ठीक है, क्लॉकवाइज में। तो हम इसको भी कुछ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो अब यहाँ पर इसको सोल्व करके बी आ रहा है और बी हमारे पास ऑलरेडी है, तो वहां से हमें कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर देखो बी मिसिंग है, तो क्या करो, इसको सबसे पहले तो कुछ इस तरीके लिख लो, सी क्रॉस ए, और जब भी हम ए क्रॉस सी को सी क्रॉस ए लिखते हैं तो उसका रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है ना, रिवर्स डायरेक्शन में, तो यह आ जाएगा माइनस बी वेक्टर। इतना क्लियर है, हमने क्रॉस प्रोडक्ट में ये सब सीखा था अच्छे से प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पर
हमें पता है कि भाई C क्रॉस A तो माइनस बी आ गया, अगर इसके साथ हम B का डॉट करा ले, B तो मिसिंग था, तो हमारा कुछ बॉक्स प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, तो यहां से क्या हो जाएगा माइनस बी डॉट बी बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो बॉक्स प्रोडक्ट बना ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा B C और A इक्वल्स टू माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये तो पता ही है B डॉट बी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और जो BCA है वही तो हमारा ABC है। ठीक है, बस उसको दो बार इंटरचेंज किया है, पहले दो को करेंगे तो B पहले A बाद में, ठीक है, B पहले, अब A को भी फिर C के साथ करेंगे तो C पहले और A बाद में। ठीक है, यहां से भी आप देख सकते हो, अगर आपको याद नहीं है तो ये वाला ABC और लिखा हुआ है BCA, BCA हमारा क्या वैल्यू आया है, ये आया है माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड ऑफ B तो हम इजीली निकाल ही सकते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ B कितना है √2। ठीक है, तो यहां से आपका आ जाएगा माइनस √2 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ 2, ऑप्शन आ जाएगा आपका B। ठीक है, अब यहां पर हमने A डॉट C यूज नहीं किया, ना ही A वेक्टर यूज किया है। ठीक है, तो क्वेश्चंस में ना आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दी रहती है जिससे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, और कि भाई चलो ठीक है C को ऐसे मान लो, अगर आपको प्रॉपर्टीज की अच्छे से नॉलेज नहीं है तो उस केस में आप ऐसे ही जाओगे, फिर इसको सोल्व करोगे अलग से, इसको सोल्व करोगे, C वेक्टर निकालोगे, अब उस C वेक्टर को निकालने के बाद यहाँ पर B के साथ क्रॉस लेके फिर डॉट लोगे, या फिर बॉक्स प्रोडक्ट के लिए पूरा डिटर्मिनेंट सोल्व करोगे। ठीक है, तो उसमें जाने की जरूरत नहीं है अगर आपको अच्छे से प्रॉपर्टीज का पता है और उनको यूज करना आ गया तो। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन वाइंड अप करते हैं। आई होप आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे, तब तक लर्नो पे बने रहिए, क्योंकि लर्नो हब पे सभी कंटेंट फ्री है पर बेस्ट है।